हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के हमारे एनवायरमेंटल साइंस के इंपॉर्टेंट लेक्चर जो बेसिकली बेस्ड है एनडीसीज पर। एनडीसीज का मतलब है नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, और नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस का मतलब है कि वॉलंटरी बेसिकली कट्स हैं ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस में, जो कि कंट्रीज ने खुद ने डिक्लेयर किए हैं कि किस साल तक कितना बेसिकली कट कंट्रीज उसमें अचीव करेंगे। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में कि इंडिया का क्या कमिटमेंट रहा है, साथ ही साथ इंडिया की परफॉर्मेंस दूसरे कंट्रीज के मुकाबले कैसी दिखाई दे रही है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा दोस्तों, इनफैक्ट बहुत सारे कंट्रीज हैं जो एक ग्लोबल एग्जांपल बेसिकली सेट कर रहे हैं कि उनके द्वारा जो डिक्लेयर्ड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस एनडीसीज थे, उनकी तरफ उनकी जो प्रोग्रेस रही है। अभी जो 5th एनिवर्सरी रही पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज जो 2015 में रहा, दिसंबर 2020 में जब 5th एनिवर्सरी मनाई गई तो इंडिया सिर्फ इकलौता G20 कंट्री था जिसने बेसिकली जो अग्रीमेंट थे उसके सारी कंडीशंस को फुलफिल किया। उसके साथ ये इकलौता कंट्री रहा इंडिया जिसने जो टॉप बेसिकली 10 कंट्रीज थे कंप्लायंस के मामले में या क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप 10 कंट्रीज थे, लगातार 2 साल से उसमें इंडिया बना हुआ है दोस्तों। इसके अलावा इंडिया की जो बेसिकली स्कीम्स हैं जैसे कि उजाला स्कीम, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज और भी बहुत सारे, चाहे हमारा बेसिकली सोलर कैपेसिटी इंस्टॉलेशन हो, विंड कैपेसिटी इंस्टॉलेशन हो, उसके अलावा रिन्यूएबल्स बेसिकली हो, उसको इंटरनेशनली बहुत रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ओवरऑल ऐसा दिखाई देता है कि इंडिया इज ऑन द राइट पाथ टू मीट इट्स एनडीसीज नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। चलिए पहले समझते हैं एनडीसीज एक्चुअली होते क्या हैं। जो आइडिया है कि पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड 2050 तक जीरो कार्बन एमिशन का बेसिकली एम अचीव कर लेगा, उस डायरेक्शन में जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी जिसको कहा जाता है, जब वो बेसिकली कंडक्ट किया गया और क्लाइमेट जस्ट वर्ल्ड मतलब क्लाइमेट के डायरेक्शन में सब लोग जो जस्टिफाइबल है बेसिकली वो मेजर्स लेंगे, और वो मेजर्स लेंगे जिसको कहा जाता है CBDRRC, मतलब इक्विटी एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज। इसका मतलब कि हर कंट्री के लिए सेम टाइप के कट प्रिस्क्राइब नहीं किए जाएंगे, उसमें हिस्टोरिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है कि खासतौर से जो डेवलप्ड वर्ल्ड्स रहे हैं, पहले उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ लेट्स से 18 सेंचुरी के आसपास से, और तब से बेसिकली लगातार वो कार्बन एमिशन एमिट करते आ रहे हैं। तो ये जो हिस्टोरिकल उनका एमिशन रहा है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए उन चीजों का अकाउंट में लेते हुए जो यूएनएफसीसीसी बेसिकली रहा और 1992 से जब से इसका इंसेप्शन हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पिलर्स रहे कि एक तो क्लाइमेट जस्ट वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए जो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही है खासतौर से डेवलप्ड वर्ल्ड की, और इक्विटी एंड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज CBDRRC, इन प्रिंसिपल्स को हर चीज में बेसिकली फॉलो किया जाएगा। जो पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट बेसिकली चेंज रहा, उसमें बहुत सारे तरीके से जो ग्लोबल कम्युनिटी का मार्च है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में, उसमें बहुत मेजर प्रोग्रेस दिखाई दी। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने कहा कि 2025 तक हम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको फाइनेंस बेसिकली अवेलेबल करवाएंगे, साथ ही साथ उनको ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल करवाएंगे जिससे जो मिटिगेशन एक्शंस हैं क्लाइमेट चेंज के उनको टेक ऑन किया जा सके। और उसके एवज में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया हो, चाइना हो, ये बेसिकली लीगल ऑब्लिगेशंस देंगे और एक कोशिश करेंगे कि अपने जो डोमेस्टिक मिटिगेशन मेजर्स हैं और उनका जो इंप्लीमेंटेशन है उसको रेगुलरली अपडेट करते रहें। और ये जो मिटिगेशन मेजर्स हैं या ग्रीन हाउस गैस कट एमिशन है, इसको नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस के तहत ट्रैक किया जाएगा कि आपने बेसिकली कमिट किया था कि इतना बेसिकली आप कट करेंगे बाय दिस मच लेवल, और आप उसमें कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, एनडीसीज मीट करने के लिए इंडिया का अगर आप देखें तो रफली कितना बेसिकली कॉस्ट पड़ेगी, रफली 2.5 ट्रिलियन, $2.5 ट्रिलियन बिटवीन नाउ, आज और 2030, अगले रफली 10 साल में इंडिया को ये सारे मेजर्स इंप्लीमेंट करने के लिए, जो भी हम एक एक करके आपसे डिस्कस करेंगे, $2.5 ट्रिलियन के आसपास खर्च करना पड़ेगा दोस्तों। तो पहला जो एनडीसी है इंडिया का वो ये है कि जो हमारी एमिशन इंटेंसिटी है इसको 30 से 35% तक घटाया जाएगा 2030 तक। किस लेवल के कंपैरिजन में?
2005 के लेवल के कंपैरिजन में। मतलब 2005 में जो हमारी एमिशन इंटेंसिटी थी, 2030 में वो घटकर बेसिकली रफली 60-65% ही रह जाएगी। और ये कैसे हो पाएगा? आप ज्यादा एफिशिएंट क्लीनर टेक्नोलॉजीज, थर्मल पावर जनरेशन में बेसिकली इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके साथ आप एमिशंस बेसिकली रिड्यूस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, उसके साथ आप एनर्जी एफिशिएंसी इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्टेशन में, बिल्डिंग्स में, अप्लायंसेस में, उसको बेसिकली प्रमोट करेंगे। उसके अलावा क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्रिएट करेंगे। उसके अलावा परसू जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट पॉलिसी अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो ये पहला हमारा एनडीसी हो गया कि हम बेसिकली एमिशन इंटेंसिटी को 30-35% रिड्यूस कर देंगे बाय 2030। जो सेकंड हमारा एनडीसी हो गया, जो इंडिया ने कहा कि हम वॉलंटरीली बेसिकली अचीव करेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है नॉन फॉसिल फ्यूल से, उसको बेसिकली रफली 40% तक हम बढ़ाएंगे बाय 2030। मतलब जो हमारी टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा वो 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल्स, मतलब ऐसा नहीं जो कोल से पैदा हो रहा हो या बेसिकली डीजल या पेट्रोल या गैसोलीन से पैदा हो रहा हो, उसके बजाय रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा हो रहा हो, 40% तक बेसिकली हम ले जाएंगे। और इसके लिए इंडिया ने बेसिकली अनाउंस किया कि हम 175 गीगावाट सोलर, विंड और बायोमास इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल करेंगे 2020 तक, और उसके बाद बाकी आगे सालों में इसको और भी ज्यादा हम स्केल अप करेंगे। उसके अलावा हाइड्रो पावर को बेसिकली हम डेवलप करेंगे। उसके अलावा जो टारगेट है हमारा न्यूक्लियर पावर के लिए 63 गीगावाट बाय 2032, इसको अचीव करेंगे। यह हो गया हमारा एनडीसी नंबर 2, 40% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज बाय 2030। जो तीसरा एनडीसी हो गया कि हम एक एडिशनल कार्बन सिंक बेसिकली जनरेट करेंगे, जो कि रफली 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली ऑब्जर्व कर सकेगा बाय 2030। और यहां आप कैसे करेंगे? एडिशनल फॉरेस्ट लगा के, एडिशनल ट्री कवर लगा के। और इसको आप इस तरीके से अचीव कर पाएंगे कि जो हमारा ग्रीन इंडिया मिशन है, उसके अलावा एफोरेस्टेशन, जंगल या पेड़ लगाने के जो हमारे मिशन हैं, उनको फुली थॉरोली इंप्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा रफली 1,40,000 किलोमीटर्स ट्री लाइन बेसिकली डेवलप की जाएगी जो हमारे नेशनल हाईवेज हैं उनके साथ में। और फिर एक और हमारा जो एनडीसी हो गया, मैं कहूंगा एनडीसी नंबर 4, कि डेवलप रोबस्ट एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज फॉर एग्रीकल्चर, वाटर एंड हेल्थ सेक्टर्स। कि जब अगर क्लाइमेट चेंज क्योंकि इनएविटेबल है, सिर्फ हम कोशिश कर रहे हैं कि उस क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सके, तो किस तरीके से हमारी एग्रीकल्चर, हमारे वाटर रिसोर्सेज, हमारा हेल्थ सेक्टर उस नए क्लाइमेट में या क्लाइमेट चेंज जो होगा उसको बेसिकली कैसे डील कर पाएगा या अडेप्ट कर पाएगा, उससे रिलेटेड क्या स्टेप्स हम उठाएंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो हमारा नेशनल वाटर मिशन है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, इनको रीडिजाइन किया जाएगा। उसके अलावा एक्टिव इंप्लीमेंटेशन इंश्योर किया जाएगा हमारे इनिशिएटिव, जैसे नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। उसके अलावा 100 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरीज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, सॉइल हेल्थ कार्ड्स बेसिकली फार्मर्स को दिए जाएंगे। उसके अलावा वाटरशेड डेवलपमेंट थ्रू नीरांचल स्कीम है, उसको बेसिकली थॉरोली इंप्लीमेंट किया जाएगा। उसके अलावा नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, उसको रिवाइटलाइज किया जाएगा और अर्ली फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा इंश्योर नेशनल हेल्थ मिशन का। इसके अलावा जो इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान है, मैपिंग है, डिमार्केशन है, कोस्टल हजार्ड लाइंस, उसको भी बेसिकली रिवाइटलाइज किया जाएगा दोस्तों। तो मैं कहूंगा 5 या 6 इंपॉर्टेंट बेसिकली कमिटमेंट्स हैं इंडिया के यूएनएफसीसी में बेसिकली, और इंडिया ने कहा कि इनको हम अचीव बेसिकली करेंगे ताकि ये हमारा कंट्रीब्यूशन होगा क्लाइमेट चेंज को बेसिकली टैकल करने के डायरेक्शन में। और इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म उसमें किया भी है दोस्तों। अब थोड़ा सा हम कंपैरिजन कर लें कि इतने सारे अकम्पलिशमेंट होने के बावजूद भी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज या COP26 जिसको कहा जा रहा है, जो कि नवंबर 2021 इस साल ग्लासगो में बेसिकली शेड्यूल्ड है, उसमें जो यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय है जॉन कैरी या आलोक शर्मा है, इन्होंने बेसिकली इंडिया को विजिट किया। साथ ही साथ इन्होंने लगातार इंडिया पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया है कि आपने जो कमिटमेंट किया है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप इससे भी और अपनी परफॉर्मेंस को बेसिकली बेटर करें दोस्तों। उसके अलावा अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देख लें एक कंपैरिजन के लिए, तो अगर वर्ल्ड बैंक का डेटा देख लें तो उसके हिसाब से जो CO2 एमिशंस हैं मैट्रिक टन्स पर कैपिटा, वो बेसिकली अगर 2 डिकेड्स में देख लें क्योटो प्रोटोकॉल के बाद और करंट रेट में अगर हम उसको देख लें, तो चाइना और यूएस रफली इंडिया के मुकाबले
5 टाइम्स ज्यादा बेसिकली CO2 एमिशंस रिजल्ट करेंगे 2030 तक। सिमिलरली यूके का जो कार्बन एमिशन होगा करंट रेट्स पे, ये इंडिया के मुकाबले रफली 1.5 टाइम्स, 1.5 गुना ज्यादा होगा। यही केस रहेगा बेसिकली ब्राजील का। मतलब कहने का मतलब यह है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप और ज्यादा अपने कार्बन एमिशंस को कट करिए। लेकिन जो प्रोड्यूसर्स हैं उस कार्बन के, चाहे यूएस देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, यूके देख लीजिए, ब्राजील देख लीजिए, वो कहीं ज्यादा हमसे CO2 एमिशंस रिजल्ट करेंगे 2030 तक। लेकिन शायद अगर आप उनके स्टेप्स की बात कर लें तो वो इतने एनकरेजिंग ना दिखाई दे दोस्तों। चाइना और यूएस को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो रीसेंट एफर्ट्स हुए हैं, लास्ट ईयर चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस एमिटर बन गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चाइना ने भी फाइनली रेस टू जीरो टारगेट को बेसिकली अचीव करने के लिए अपने लिए 2060 का टारगेट बेसिकली सेट कर लिया है। और चाइना ने कहा है कि उम्मीद है कि इसके जो कार्बन या CO2 एमिशंस हैं वो 2030 तक पीक करेंगे और उसके बाद चाइना अपने कार्बन एमिशंस को धीरे धीरे कम करते हुए 2060 तक नेट जीरो कार्बन एमिशंस की तरफ प्रोग्रेस करेगा दोस्तों। जो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर है, जो बहुत सारे बेसिकली इंडिपेंडेंट साइंटिफिक कम्युनिटी है वो बेसिकली यूज करती है, उनके हिसाब से कहना है कि चाइना एक तरफ तो कहता है कि 2030 तक हमारा पीक कर जाएगा CO2 एमिशन और 2060 तक हम नेट जीरो बेसिकली अचीव कर लेंगे, वहीं अपनी इकोनॉमी को कॉम्पिटिटिव रखने के लिए या चीप फ्यूल अवेलेबल करवाने के लिए चाइना अभी भी मेजरली कोल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहा है। वहीं पे अगर आप दूसरे कंट्रीज का एक्सपीरियंस ले लें तो ज्यादातर कंट्रीज ने जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंडस्ट्री है, जिसमें कोल इंडस्ट्री एक मेजर रोल प्ले करती है, उसको धीरे धीरे स्केल डाउन करना शुरू कर दिया है और रिन्यूएबल्स की तरह मूव करना शुरू कर दिया है। उसी तरीके से अगर आप यूएस की बात देख लें, अच्छी खबर यह है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूएस को बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है या एग्रीमेंट है या पेरिस एग्रीमेंट है उससे विड्रॉ कर लिया था, फाइनली जो उनके नए प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट जो बाइडेन, उन्होंने यूएस को वापस से रिजॉइन करवा दिया है जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है। और इनका टारगेट है कि बाय 2030 इनका जो बेसिकली कार्बन एमिशन है उसको 50 से 52% तक कम किया जाएगा और 2050 तक नेट जीरो एमिशंस बेसिकली को अचीव कर लिया जाएगा दोस्तों। हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जो रफली 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज बेसिकली अनाउंस किया है यूएस में, उसका भी एक बहुत बड़ा एम है कि कार्बन एमिशंस को हम किस तरीके से 2030 तक 50-55% कम कर लें और 2050 तक पूरी तरह उसको जीरो ले आए। फ्रांस की क्या सिचुएशन है? फ्रांस ने बेसिकली अभी जब कोरोना वायरस ने हिट किया और इकोनॉमी स्लो डाउन होने लगी तो फ्रांस ने, हालांकि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है कि पेरिस में ही बेसिकली उस एग्रीमेंट को साइन किया गया, इस एग्रीमेंट के नॉर्म्स को वॉयलेट करते हुए यह तक कह दिया कि बेसिकली हम अपनी एविएशन इंडस्ट्री को बेल आउट करने के लिए हम फॉसिल फ्यूल्स को अभी कुछ टाइम तक और सपोर्ट करेंगे। सिमिलरली ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने 2018 में सिर्फ इस वजह से हार गए कि उन्होंने कहा कि जो क्लाइमेट चेंजेस को एड्रेस करने के लिए हमको अपने एमिशंस को कम करना होगा और ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमी मेजरली मेटल्स, मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स पर बेसिकली बेस्ड है, उन पे हमको डिपेंडेंस बेसिकली कम करनी होगी। शायद ऑस्ट्रेलियन लोगों को यह बात पसंद नहीं आई कि हमें क्लाइमेट चेंज से ज्यादा शायद अपनी जॉब्स और अपनी इकोनॉमी ज्यादा प्रेफर्ड है और उस वजह से उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर बेसिकली वो इलेक्शन हार गए। और जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया की, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी हद तक डैमेज देखी गई है, लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया एज अगर आप कंट्री देखें तो वहां पे वहां के लोगों में, वहां की पॉलिटिकल क्लास में बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म शायद नहीं दिखाई देता कि क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन मेजर्स को लेके किस तरीके से वो अपना प्लान को इंप्लीमेंट करें। दोस्तों इंडिया की बात देख लें तो इंडिया के अपने चैलेंजेस हैं। इंडिया शायद इतना डेवलप्ड, इतना रिच कंट्री नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया एकदम ट्रैक पर चल रहा है। दोस्तों इंडिया ने इनफैक्ट सिर्फ अपने जो एनडीसी कमिटमेंट है कि 40% इलेक्ट्रिक पावर हम 2030 तक नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से लेंगे, उसको सिर्फ मीट ही नहीं किया है, उसको बीट करेगा, उससे ज्यादा अचीव कर लेगा। अब नवंबर 2020 का डेटा देख लीजिए, इंडिया ऑलरेडी जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसका रफली 38.1% नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट करना शुरू कर चुका है। अभी तो हमारे पास 10 साल और है और हमें सिर्फ 2% और बढ़ाना है।
सो इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस डायरेक्शन में दोस्तों। उसके अलावा जो हमारा टारगेट है कि जो हमारी कार्बन एमिशन इंटेंसिटी है उसको हम 2020 तक 20-25% के आसपास बेसिकली रिड्यूस कर लेंगे। इंडिया ने ऑलरेडी 2016 में 24% तक जो हमारी कार्बन एमिशन इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस कर लिया है दोस्तों। उसके अलावा अगर हम बेसिकली बात कर लें कि इंडिया ने एक सबसे बड़ा एक्सटेंसिव रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन प्रोग्राम बेसिकली टेक ऑन किया है, जिसके तहत 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल हम कर रहे हैं 2022 तक, और 2030 तक रफली 450 गीगावाट, जो मुझे लगता है हो सकता है वर्ल्ड में सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के रूप में इंस्टॉलेशन कैपेसिटी इंडिया बेसिकली जनरेट कर ले दोस्तों। इसके अलावा इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है बहुत सारी चीजों में, बायोगैस में, क्लीनर फ्यूल्स में, उसके अलावा बेसिकली एफिशिएंट सोलर, फोटोवोल्टिक एंड एडवांस केमिस्ट्री बैटरी सेल्स में, उसके अलावा रफली $780 मिलियन इन एफोरेस्टेशन प्रोग्राम। तो इंडिया ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आगे का प्लान भी बहुत क्लियर है दोस्तों। और उसके अलावा इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बहुत सारी लाइक माइंडेड कंट्रीज को एक साथ लेके आएंगे, किस तरीके से हम सोलर एनर्जी को और ज्यादा स्केल अप कर सकें। उसके अलावा कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि गवर्नमेंट्स की एक पार्टनरशिप है, यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज उसमें इन्वॉल्व है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर है, नॉलेज इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सबको भी इंडिया एक साथ लेकर आ रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के थ्रू एंड कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू दोस्तों। अगर आज की हम बात कर लें, पेरिस एग्रीमेंट गोल्स की अगर हम बात कर लें, तो अगर हम असेसमेंट बेसिकली क्लियरली कर लें, तो जो इक्विटी का क्राइटेरिया देखें उसके हिसाब से इंडिया के जो एनडीसी थे उनको इंडिया मीट ही नहीं कर रहा है, लेकिन उनको एक्सीड कर रहा है दोस्तों। एनडीसीज का जो पहला स्टॉक टेक होगा कि कौन सा कंट्री किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, जो इनके नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस वो कंट्रीज ने खुद ने अनाउंस किए थे कि हम इतना कट और ये स्टेप्स लेंगे क्लाइमेट चेंज को बेसिकली मिटिगेट करने में, वो 2023 में बेसिकली पहली बार असेस किया जाएगा दोस्तों। अब मुझे लगता है स्टेज सेट हो गया है कि इंडिया तो अच्छा कर ही रहा है, लेकिन जो बड़े एमिटर्स हैं, खासतौर से चाइना, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, यूके, इन सबको भी दे हैव टू गेट देयर एक्ट्स टुगेदर। और अब बहुत तेजी के साथ अगर आप आईपीसीसी की AR6 रिपोर्ट जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया आपके साथ, उसकी बात देख लें, तो अब जो नया असेसमेंट निकल कर आया है उसके हिसाब से हो सकता है कि जो 1.5 डिग्री का टेम्परेचर राइज है, जो हमको पहले लग रहा था कि 2040 2050 तक बेसिकली होगा, अब हो सकता है 2030 तक ही स्ट्राइक कर जाए। इसका मतलब जिस अच्छाई से, स्पीड से, स्ट्रेटेजी से इंडिया बेसिकली आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे और कंट्रीज को उसे सबक सीखने की जरूरत है। और साथ ही साथ यू कैन ऑलवेज गेट बेटर, इंडिया भी बेसिकली और अच्छा करने की लगातार कोशिश करेगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का हमारा लेक्चर ऑन एनडीसीज और इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, कौन बड़े एमिटर्स हैं, कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।